माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे, हमने देखिए सेक्शन 17 to 19 तक अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 20 से। देखिए ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये कहीं पे हरियाणा हो चाहे छत्तीसगढ़ हो पंजाब हो, कहीं पे से भी क्वेश्चन को दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 21 की। 21 क्या है? 21 बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप्स और प्लान्स की बात करता है। इसमें कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इमूवेबल से प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन जब तक उसके साथ उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन का मैप अटैच ना हो। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी है उसकी डिस्क्रिप्शन का क्या ना अटैच हो, मैप अटैच ना हो। अगर प्रॉपर्टी एक साथ डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में उस प्रॉपर्टी का मैप अटैच करना ही होगा। ठीक है, अगर क्या है प्रॉपर्टी एक साथ डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उस प्रॉपर्टी का मैप अटैच करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 22 की, जो बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज एंड लैंड्स बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स और सर्वेज। इसमें क्या बात कहा गया है, वेयर इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट practicable to describe houses not being houses in towns and lands by reference to a government map or survey. The state government by rule made under this act require that such houses and lands as aforesaid shall for the purpose of section 21 be so described. और क्या कहा गया इसमें, स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में लगता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि प्रैक्टिकेबल है, लगता है डिस्क्राइब करने के लिए हाउस लैंड्स बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स एंड सर्विस, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना देगी इस एक्ट के अंदर वैसे हाउस लैंड्स को जो मेंशन किया गया है सेक्शन 21 में वो डिस्क्राइब कर देगी। ठीक है, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी। जो भी क्या होगा, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाउस टाउन्स और लैंड्स जो है मैप गवर्नमेंट मैप और सर्वे के द्वारा अगर होना चाहिए तो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल बना देगी। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है इसका? सबसेक्शन 2 कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 1 फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 शैल नॉट डिसएंटाइटल अ डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड इफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच इट रिलेट इज सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉपर्टी। अगर सबसेक्शन 1 को कंप्लाई करने में फेल हो गया तो डिसएंटाइटल नहीं करेगी किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए। अगर सबसेक्शन 1 की कंप्लायंस नहीं हो रही है फिर भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप इस रीजन से रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 22 देख लिया। अब बात करते हैं सेक्शन 23 की। देखिए सेक्शन अब हम बात करेंगे पार्ट 4 की। पार्ट 4 क्या बात करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन का टाइम क्या होगा। देखिए पार्ट 4 में से सेक्शन 23 to 27 तक सेक्शंस है, बट इसमें सेक्शन 23 और 23A बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 24 और 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि चारों सेक्शन में से आया हुआ है। 23A और क्या बोलते हैं 25 ये आया है हरियाणा में और 24 आया हुआ है पंजाब में। देखिए कहीं ना कहीं तो ये ना कहीं आए हुए हैं, तो इसको प्लीज आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सेक्शन 23 छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में आया हुआ है। अब बात करते हैं टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट। इसमें कहा गया है 23 में जो प्रोविजन सेक्शन 24, 25 एंड 26 में दे रखे हैं उन प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट अदर देन विल के अलावा, यहाँ पे विल क्या एक्सेप्शन है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको तो उसे क्या करना आपका तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब कि जो प्रोविजन सेक्शन 24, 25, 26 में दे रखे हैं उन प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट विल के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपका तो उसे क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा हो, क्या करा जाएगा, जैसे ही क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा हो और जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर रजिस्टर्ड कराना होता है। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट है कौन से, अदर देन विल। ऐसे इसमें बात हो रही है, देखिए बात करते हैं इसमें ऐसे डॉक्यूमेंट विल के अलावा आपको उन्हें 4 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराना उसका जरूरी है। अगर कोई कॉपी ऑफ डिक्री या ऑर्डर है तो अगेन उसे 4 मंथ के अंदर रजिस्टर करवाना है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर वॉज मेड। कब से? जिस दिन, उस दिन से इनके कि जब से डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर बनी है उसके कितने अंदर, 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन केस ऑफ
अपील, अगर उसकी अपील लाई करती है तो विद इन 4 months फ्रॉम द डे ऑन विच इट बिकम्स फाइनल। कब से, जिस दिन से वो ऑर्डर क्या हो गया, फाइनल हो गया, अपील फाइनल हो गई है, तो उस दिन के कितने, ऑर्डर और डिक्री फाइनल हो गई, उसके क्या 4 महीने के अंदर अंदर वो अपील क्या करनी पड़ेगी, लाई करेगी। ठीक है। और सब अब बात करते हैं सेक्शन 23A की, जो बात करता है री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की। किसकी बात करता है, री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन क्या हो गई, एक्सेप्ट कर ली किसी भी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ने, कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाई हुई है, ऐसा डॉक्यूमेंट आया है जिसकी रजिस्ट्रेशन क्या हो गई, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर ली है किसी एक ऐसे पर्सन से, उस पर्सन से जो क्या है, वो एम्पावर नहीं है उस सेम डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए, और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया गया है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो उस डॉक्यूमेंट को क्लेम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लेन वो जो जिसने प्रेजेंट किया उसके अलावा कोई भी अगर पर्सन क्या कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट को क्लेम कर रहा है, तो वो विद इन 4 months 4 महीने के अंदर, जब से वो अवेयर हुआ है उस डिफेक्ट के बारे में, उसके 4 months के अंदर पर्सन जाकर प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रार के सामने कि जिस डॉक्यूमेंट को आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि वो मेरे द्वारा नहीं किया गया है। और वो अपनी जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार को देगा। किसको देगा, जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार को देगा। और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी उस पर्सन ने बोला है वो क्या है, सच है, तो रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर कर देगा। क्या कर देगा, री रजिस्टर कर देगा। जैसे कि वो डॉक्यूमेंट जो हमने उसने ऊपर पहले रजिस्टर किया था वो रजिस्टर हुआ ही नहीं, ऐसा जो रजिस्ट्रार होगा वो ऐसे री रजिस्टर करेगा दोबारा डॉक्यूमेंट को, जैसे कि वो जो डॉक्यूमेंट पहले रजिस्टर किया ही नहीं गया है। ठीक है, ऐसा लिखेगा, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट का री रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। सेक्शन 23 है, पढ़ लिए। देखिए 23 और 23 दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। और देखिए हमने पहले क्या बात की, 23 में भी 4 months की बात हुई है, 23A में भी 4 months की बात करेगी, 4 महीने के अंदर अंदर। अब बात करते हैं हम सेक्शन 24 की। किसकी, सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 बात करता है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम। यहाँ पे बोला गया वेयर there are several persons executing a document at different times, such document may be presented for registration and re-registration within 4 months from the date of each execution। इसमें कहा गया है कि जब सेवरल पर्सन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट डिफरेंट टाइम में कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेवरल पर्सन, और क्या है डिफरेंट टाइम में कर रहे हैं, तो वैसे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्या होंगे वो वैसे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करे जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे। कब से प्रेजेंट किए जाएंगे, 4 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। जिस दिन से एग्जीक्यूशन हुआ है उस दिन के 4 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 25 की। 25 क्या है, बात के प्रोविजन वेयर डिले इन प्रेजेंटेशन इज अनअवॉइडेबल। इसमें कहा गया है कि कोई अगर इफ ओइंग टू द अर्जेंट नेसेसिटी और अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट एनी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और कॉपी ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर मेड इन इंडिया इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन टिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम हेयर बिफोर प्रिस्क्राइब इन द बिहाफ द रजिस्ट्रार इन केस विद द डिले इन प्रेजेंटेशन डज नॉट एक्सीड 4 months। यहाँ पे भी क्या बात करिए, 4 months की। में डायरेक्ट दैट एनी पेमेंट ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10 times द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी। इसमें कहा गया है कुछ अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट थे या अर्जेंट नेसेसिटी थी जिसके कारण जो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन था वो डिले हो गया। क्या हो गया, डिले हो गया। तो आपको रजिस्ट्रेशन को क्या करना है, सफिशिएंट रीजन देना होगा रजिस्ट्रार को। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सफिशिएंट रीजन देना होगा रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार देखेगा कि जो डिले हुआ है इन प्रेजेंटेशन ऑफ 4 months से एक्सीड नहीं हुआ है, जो डिले क्या हुआ है 4 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं हुआ प्रेजेंटेशन के लिए, तो रजिस्ट्रार डायरेक्ट करेगा आपको कि आपको फाइन पे करना होगा जो रजिस्ट्रेशन फी के अमाउंट के कितने 10 times होगा। यहाँ पे क्या बात करिए, 4 months और 10 times की बात। जो रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करनी थी उसके क्या 10 times आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो 10 times से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सीड नहीं करेगा, बट उससे ज्यादा क्या नहीं एक्सेड है। तो देन वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लेगा जब आप फीस को पे कर देंगे 10 times।
किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो रजिस्ट्रार होगा, अगर उसे सेटिस्फेक्शन लगेगा कि भाई वो जो बंदा बोल रहा है उसका कोई सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पड़ा 4 महीने के अंदर, तो उसके टाइम के एक्सपायरी के 4 महीने के अंदर, तो उस केस में क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार होगा अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा, फिर वो कहेगा, डायरेक्ट करेगा पर्सन को कि तुम क्या करो, ये फी पे करनी पड़ेगी तुम्हें, क्या रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी, वो भी कितनी, रजिस्ट्रेशन फी के 10 टाइम्स। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फी का अमाउंट है उससे 10 टाइम्स आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अगर डॉक्यूमेंट अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो जब रजिस्ट्रेशन फी पे हो जाएगी तो उस केस में डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ऐसी एप्लीकेशन अगर बनी है सब रजिस्ट्रार के पास, तो जो सब रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, उस को फॉरवर्ड कर देगा, किसको? रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देगा, उस रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगा जिसके वो जो सब रजिस्ट्रार जिस रजिस्ट्रार के सबऑर्डिनेट में है। मतलब जो रजिस्ट्रार है, जो सब रजिस्ट्रार है वो उसको फॉरवर्ड करेगा जिस रजिस्ट्रार के वो सबऑर्डिनेट है। ठीक है, हमने अब बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया, वो डॉक्यूमेंट जो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हो गए। सेक्शन 26 कहता है कोई डॉक्यूमेंट किसी भी पार्टी के द्वारा प्रेजेंट कर दिया गया है, कब? आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर में, जब तक उस डॉक्यूमेंट का टाइम एक्सपायर नहीं हो जाता है तब तक वहां पर कर दिया है, और इंडिया में नहीं कर पाया क्योंकि वो क्या, इंडिया के बाहर था, तो उस केस में तो वो जब भी इंडिया में आएगा उसके 4 महीने के अंदर अंदर अगर प्रेजेंट कर दिया है इंडिया में, ठीक है, अगर क्या इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो रजिस्ट्रेशन पर सबसे जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, पहले को सेटिस्फाई कर देगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, और दूसरे में क्या सेटिस्फाई करेगा, जो हमने पहले क्या था, जो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी इंडिया में एग्जीक्यूट हो गया है वो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई कर लेगा अपने आप को। और यहाँ पर जो इंडिया के में अगर वो पर्सन का अराइवल हो गया उसके 4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, अगर वो क्या कर देता है, रजिस्ट्रेड डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है, अराइवल के अंदर उसको रजिस्टर करवा देता है, तो ये क्या होगा, वो रजिस्टर के लिए कर लिया जाएगा इंडिया में। तो माना जाएगा कि अगर कोई पर्सन जो बाहर इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, और उसने क्या करा, डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा लिया, उसने रजिस्टर करवा दिया है, कहाँ? इंडिया के बाहर करवा दिया है, अपनी टाइम एक्सपायर होने के 4 महीने के पहले, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार होगा अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, जो डॉक्यूमेंट था वो क्या हुआ है, प्रेजेंट कर दिया गया, एग्जीक्यूट, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया, जो डॉक्यूमेंट था वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है इंडिया में, ये रजिस्टर सेटिस्फाई कर लेगा और ये बोलेगा कि वो जो पर्सन था वो इंडिया में 4 महीने के, इंडिया में अराइवल के 4 महीने के अंदर उसने क्या कर दिया है, रजिस्टर करवा दिया उस डॉक्यूमेंट। तो जो रजिस्ट्रार कहेगा वो कहेगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर कर लिया जाएगा इंडिया में। सेक्शन 27 बात क्या करता है? सेक्शन 27 बात करता है विल में बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। जो विल है वो किसी भी टाइम प्रेजेंट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए या डिपॉजिट के लिए, उस मैनर में जो प्रोवाइड किया गया है या इस एक्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 5 के रजिस्ट्रेशन एक्ट में, जो बात करता है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की, कहाँ किस प्लेस पे रजिस्ट्रेशन होगा। सेक्शन 28 बात करता है प्लेस ऑफ रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड। इसमें कहा गया है, इसमें प्लेस क्या होगा डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन का जो लैंड से रिलेटेड है। इसमें जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएगा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जिसके सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी का पोर्शन क्या है, सिचुएट है, जिससे भी वो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट रिलेट कर रहा है, तो उसके पास जाएगा। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा, किसी ऐसे सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए जिसके सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी का पोर्शन क्या है, सिचुएट है। ठीक है, सेक्शन 28 पढ़ लिया हमने। सेक्शन 29 की बात करते हैं। सेक्शन 29 बात करता है प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेस क्या होगा। ठीक है, हमने क्या बात करी थी ऊपर, उन डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बात करी थी जो लैंड से रिलेटेड है, और इसमें क्या बात करी, कोई अदर डॉक्यूमेंट की बात करी है कि अदर डॉक्यूमेंट के रजिस्टर के लिए प्लेस क्या होगा। सेक्शन 29 कहता है
Every document not being a document referred to in section 28 or a copy of a decree or order may be presented for registration either in the office of the sub-registrar in whose sub-district the document was executed or in the office of any sub-registrar under the state government at which all the persons executing claiming under the document desire the same to be registered. सेक्शन 29 में कहा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट जो नहीं दिए गए हैं सेक्शन 28 में वो प्रेजेंट किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए आइदर इन द सब रजिस्ट्रार जहां डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, किसके पास, सब रजिस्ट्रार के पास जहां पे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, या तो ऐसे ऑफिस में किसी अदर सब रजिस्ट्रार के जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जहां पर जो पर्सन एग्जीक्यूट करता है किसको, डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट के अंदर और जो डॉक्यूमेंट के अंदर वो डिजायर करता है जो पर्सन है क्लेम करता है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो डिजायर करता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिस सब रजिस्ट्रार के अंदर। सबसे क्लॉज 1 में भी, सब क्लॉज 2 में भी सेम ही बात कही गई। यहाँ पे 2 बात कही गई है। वो रजिस्ट्रार करा सकता है सब रजिस्ट्रेशन के पास, सब रजिस्ट्रेशन के पास या सब रजिस्ट्रार। देखिए यहाँ पे ये भी बोला गया कि यहाँ पे जो 2 बात गई है, क्या कही गई है, पहली वो रजिस्ट्रार करा सकता है, वो रजिस्टर करा सकता है किसके पास, सब रजिस्ट्रार के पास या सब रजिस्ट्रार जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, या वो पर्सन जहां चाहता है कि रजिस्टर होना चाहिए वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पे रजिस्टर करवा सकता है पर्सन का क्या, जहां पे सब रजिस्ट्रार के पास करा सकता है या सब रजिस्ट्रार जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, या फिर वो पर्सन जहां पे उसकी डिजायर है रजिस्टर कराने की डॉक्यूमेंट की। सेम चीज कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर के अंदर भी कही गई है। इसमें कहा गया है कॉपी और डिक्री ऑर्डर के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे बोला गया है कि अगर डिक्री और ऑर्डर से रिलेटेड है तो वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में करेंगे जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, ओरिजिनल डिक्री या ऑर्डर था, ठीक है। या तो उस सब रजिस्ट्रार के पास करेंगे अंडर स्टेट गवर्नमेंट के हो जिसके पास, ठीक है। और या फिर कब करेंगे, जहां पे आप उस पर्सन का डिजायर करता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। इसमें क्या वही सेम बात कही है कि कहाँ कराएगा डिक्री और ऑर्डर को, जहां पे वो सब रजिस्ट्रार के पास करवाएगा या सब रजिस्ट्रार जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, या फिर वो पर्सन जहां चाहता है रजिस्टर करवाने के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 30 की। सेक्शन 30 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टेन केसेस। कोई भी रजिस्ट्रार अपनी डिस्क्रिशन में रिसीव कर सकता है और रजिस्टर कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसके रिगार्डिंग उसके सब रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी था, तो जो उसकी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब इसमें कहा गया है कि कोई भी रजिस्ट्रार की डिस्क्रिशन है यहाँ पे, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिशन है कि वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है और रजिस्टर कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड किए गए हैं उसके सबऑर्डिनेट सब रजिस्ट्रार के द्वारा, ठीक है। उनको कौन कर सकता है, रजिस्ट्रार रिसीव और रजिस्टर कर सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को जो सब रजिस्ट्रार के पास थे। अब बात करते हैं सेक्शन 31 की। सेक्शन 31 बात करता है कि रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेजिडेंस में कब रजिस्ट्रेशन होगा और डिपॉजिट हो सकता है। देखिए कोई भी ऑर्डिनरी केस में आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा और जो क्या करेंगे ऑथराइज ऑफिसर है उसको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए या डिपॉजिट करेगा वो डॉक्यूमेंट या विल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनरी केस में क्या होता है, हम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में जाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करते हैं और रजिस्टर करवाते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है वो क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, रजिस्टर करेगा या डिपॉजिट करेगा। अब लेकिन इसमें प्रोविजन में ये कहा गया है कि जो स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस हैं, जो स्पेशल कॉजेज हैं, तो वो उस स्पेशल कॉजेज में जो ऑफिसर है अगर उस स्पेशल कॉज दिखाया जाए उस ऑफिसर को कि भाई उस पर्सन का आना मतलब कोई स्पेशल कॉज है जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर सकता, ऑफिस नहीं आ सकता, उस केस में जो रजिस्ट्रार जो ऑफिसर होगा वो पर्सन के रेजिडेंट में भी अटेंड करेंगे, मतलब उस पर्सन जो ऑफिसर होगा उस पर्सन के रेजिडेंस में भी जा सकते हैं जो पर्सन डिजायर कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए या डिपॉजिट कराना चाहता है उस डॉक्यूमेंट या विल को। जो पर्सन चाहता है कि भाई कुछ उसका कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से वो
वो क्या नहीं आ सकता, ऑफिस नहीं आ सकता डॉक्यूमेंट या विल को रजिस्टर कराने, बट वो चाहता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स और जो विल है वो रजिस्टर हो जाए। तो उस केस में वो क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार जो ऑफिसर है वो जाएगा उस पर्सन के रेजिडेंस में जहाँ वो पर्सन रहता है, और वहाँ पे जाके वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, अटैच वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाएंगे और डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, हमने पार्ट 5 तक कर लिया है। देखिए पार्ट 5 भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।